एपिसोड स्टार्ट होता है, हम वैंग जिन को देखते हैं जो कि फैंग से डरता हुआ उस रूम की दीवारों के साथ चिपकता चिपकता उस रूम के डोर तक पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर फैंग से कहता है, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे डर रहा हूँ। मेरी वैंग फैमिली में भी बहुत सारे पावरफुल वार गॉड वॉरियर्स हैं, तुम बस मेरा वेट करो, मैं अभी उन्हें यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये कहते हुए वैंग जिन अभी वहां से जाने वाला था कि तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिस कॉल को वो पिक करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग जिन वो कॉल सुन रहा था, तो उस कॉल को सुनते साथ साथ वो फैंग को कुछ इस तरह से इशारे कर रहा था और इशारों इशारों में फैंग से कहता है, मेरी नजर है तुम पर, अब तो तुम गए। तभी हम देखते हैं कि कॉल पर जो आदमी था वो वांग जिन से कहता है, ब्रदर, जियांगनान बेस सिटी से एक इम्पोर्टेंट पर्सन हमारी इस बेस सिटी जिंगडू में आ गया है। उसका नाम है लुओ फैंग और वो एक्सट्रीम मार्शल हॉल का इंस्पेक्टर है। तुम उसके साथ कोई भी गड़बड़ मत करना और अगर हो सके तो ये बेस्ट है कि तुम उससे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस बनाकर रखो, यही बेहतर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग जिन अपने ब्रदर की ये बात सुनता है तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैंग जिन को भी मालूम हो गया था कि मैं जिसके साथ पंगा ले रहा हूँ ये तो लुओ फैंग ही है। इसलिए हम देखते हैं कि लुओ फैंग का नाम सुनकर वांग जिन की तो एकदम से हालत खराब हो जाती है और वो डरते डरते कहता है, तुम्हारा नाम? लुओ फैंग बड़े ही आराम से कहता है, लुओ फैंग। जो सुनकर वांग जिन की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसकी आंखें भी बाहर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग जिन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जैसे कि अभी उसका दिल उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर वांग जिन को कन्फर्म हो जाता है कि ये तो इंस्पेक्टर लुओ फैंग है, तो उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और झटके के साथ पीछे जाकर एक दीवार के साथ चिपक जाता है और फिर वहां से डरकर भागने लगता है। वांग जिन अभी यहाँ से डरकर भाग ही रहा था कि तभी अचानक वो किसी बंदे के साथ टकरा जाता है और फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे वॉरियर्स गन पॉइंट कर देते हैं, जो देखकर वांग जिन जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर देता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले थे, जो कि यहाँ पर वैंग जिन को ही अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अब उन सिक्योरिटी ब्यूरोज का मेन हेड वैंग जिन से कहता है, वैंग जिन, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा ताल्लुक बहुत सारे मिसिंग वॉरियर से है। मुझे ऐसा लगता है कि उन मिसिंग वॉरियर्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा भी हाथ है, तो इसलिए प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो इन्वेस्टिगेशन करने में, और अगर तुम इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो हमारे पास ये राइट है कि हम तुम्हें ऑन द स्पॉट ही जान से मार सकते हैं। सिक्योरिटी ब्यूरो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग जिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और अपने आप को उनके हवाले कर देता है। अब सिक्योरिटी ब्यूरो वाले वांग जिन को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग की फैमिली और युन किन भी ये सब देख रही थी। वांग जिन को अरेस्ट हुआ देखकर युन किन तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि आज के बाद वांग जिन कभी भी युन किन को परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे दोबारा कभी शादी के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि उसे भी यहाँ पर मालूम हो गया है कि फैंग उसका कजिन ब्रदर है। अब व्यू चेंज होता है और हम हॉस्पिटल के बाहर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले वैंग जिन को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। तभी हम हॉस्पिटल के अंदर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर हम एक ऑफिसर को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल की विंडो में खड़ा होकर वैंग जिन को देख रहा था और कहता है, ये सब तो बहुत अच्छा हो गया। तभी फैंग की मदर फैंग से कहती है, लुओ फैंग, तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या किया? अपनी मदर की बात सुनकर फैंग अपनी मदर को बताता है, मैंने यहाँ पर सिर्फ वैंग जिन की वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि वो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने कानून को तोड़ा है, और फिर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपने एक जानने वाले को भेज दिया। फिर फैंग अपनी वॉच को देखते हुए कहता है कि उसे अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। फैंग अभी ये कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि उनके रूम का कोई डोर नॉक करता है और डोर नॉक करते साथ ही वो डोर ओपन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कमांडर जिया थे। अब कमांडर जिया फैंग से कहते हैं, मेजर जनरल लुओ फैंग, आपसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि फैंग और कमांडर जिया एक रूम में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। वहां पर कमांडर जिया कहते हैं, मेजर जनरल लुओ फैंग, आप अभी कुछ देर पहले ही बेस सिटी ऑफ जिंगडू में आए हैं और यहाँ पर आते ही आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा, मैं इसके लिए वाकई काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। ये जो वैंग जिन है ये जिंगडू सिटी की वांग फैमिली का डायरेक्ट हायर है। यही वजह है कि ये आमतौर पर काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेरिंग होता है। इवन अनएक्सपेक्टेडली इसने बहुत सारे लोगों को अपने हाथों से जान से मार डाला है और इसके हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। पर आप ज्यादा फिक्र न करें, मैंने उसे कोर्ट में भेज दिया है, कानून उसे रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश करेगा, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर जिया कहते हैं, मेजर जनरल लुओ फैंग, आपने मिस्ड आइलैंड से जाने से पहले मुझसे कहा था कि मेरे पास जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रेलिक्स हैं मैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको दूं, तो ये रही वो लिस्ट। और ये कहते साथ ही कमांडर जिया वहां पर एक होलोग्राम वीडियो प्ले करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कमांडर जिया ने काफी सारे
सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के स्पेसशिप का मलबा इकट्ठा किया हुआ था। कमांडर जिया फेंग से कहते हैं कि आपने मुझसे कहा था कि आप ये पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मलबा मेरे साथ वुड क्रिस्टल्स के बदले में एक्सचेंज करना चाहते हैं। मेरे पास जितना भी मलबा था वो सारा यही है, देख लीजिए इसमें से अगर कोई चीज आपके यूजेबल हो। कमांडर जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बोबाता भी फेंग के कॉन्शियसनेस माइंड से बाहर आ जाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा मलबा है, पर यह शर्म की बात है कि यह सारा मलबा एकदम बेकार है। इवन एक वुड क्रिस्टल काउंटलेस मटेरियल्स के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है, पर यह मटेरियल तो किसी भी काम का नहीं है। बोबाता की ये बात सुनकर फेंग कहता है वो अलग बात है कि हम यूनिवर्स में एक वुड क्रिस्टल के बदले काफी सारा मलबा ले सकते हैं, पर यह यूनिवर्स नहीं है। इस वक्त हम अर्थ पर हैं, यहाँ पर हमें एक वुड क्रिस्टल की उतनी कीमत नहीं मिल सकती जितनी कि हमें यूनिवर्स में मिल सकती है। फेंग की ये बात सुनकर बोबाता भी समझ जाती है और निराश होते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हें उन सभी मटेरियल्स की लिस्ट सेंड कर देती हूँ जो कि हमें चाहिए। और ये कहते साथ ही बोबाता उस लिस्ट को कमांडर जिया के सामने ले आती है, जो देखकर कमांडर जिया कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोबाता की दी हुई उस लिस्ट को देखकर कमांडर जिया थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इतना सारा मटेरियल, ये सारा मटेरियल तो 5000 टन के बराबर है। ये मुझे डर है कि मैं एक वुड क्रिस्टल के बदले में इतना ज्यादा मटेरियल नहीं खरीद सकता। कमांडर जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग अपने हाथ से उनको इशारा करके कहता है एक नहीं 2 वुड क्रिस्टल। फेंग का ये इशारा देखकर कमांडर जिया पहले तो थोड़े से चौंक जाते हैं और फिर खुश हो जाते हैं और कहते हैं डील, मैं इस पर एग्री हूँ। ये कहते साथ ही फेंग और कमांडर जिया एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और अपनी डील डन करते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम फेंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर चलता जा रहा था। तभी बोबाता फेंग पर चिल्लाते हुए कहती है 2 वुड क्रिस्टल्स। लुवो फेंग, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये जो मलबा अभी अभी तुमने खरीदा है उस मलबे की कीमत आधे वुड क्रिस्टल के बराबर भी नहीं थी। बोबाता की ये बात सुनकर फेंग कहता है हैंगजिया कंट्री मेरा होमलैंड है, तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उन्हें 2 वुड क्रिस्टल्स दे दिए। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैंने उन्हें 2 वुड क्रिस्टल्स क्यों दिए हैं? अगर मैं इस तरह से अपनी कंट्री की सपोर्ट कर सकता हूँ तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बोबाता भी समझ जाती है कि फेंग यहाँ पर क्या कहना चाहता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हम फेंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग की फैमिली, ग्रैंड मदर, युनकिन, ये सभी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ अब वहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने स्मार्ट फाइटर जेट में आ गया था और वहाँ पर आकर कहता है मैंने अपनी मदर और फादर के लिए अपने रिलेटिव्स को ढूंढा और अब मुझे इनके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मदर और फादर की एक आखिरी ख्वाहिश थी जो कि मैंने पूरी कर दी है। और मैंने स्पेसशिप्स का मलबा भी इकट्ठा कर लिया है, बस मेरे ये 2 ही काम थे जो कि अब खत्म हो गए हैं और अब मैंने अपनी फैमिली और अपना दूसरा सारा काम खत्म कर लिया है। ये कहते हुए हम देखते हैं कि फेंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर चलता हुआ आगे चला जाता है और वहां पर जाकर अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता है और कहता है बोबाता अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तभी बोबाता वहां पर फेंग के पास आ जाती है और कहती है लुवो फेंग, तुम्हें मेरे मास्टर से इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए टाइम के अगेंस्ट मुकाबला करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है और तुम्हें बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करनी है। बोबाता की ये बात सुनकर फेंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी बोबाता को कुछ याद आता है और वो कहती है लुवो फेंग, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया है। अभी कुछ देर पहले हमने कमांडर जिया के पास जो स्पेसशिप्स का मलबा देखा, मुझे उस मलबे में बहुत सारी चीजें अलग मिली, जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि इन 10,000 सालों में एक से ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन अर्थ पर आ चुकी है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे डर है कि जल्द से जल्द या फिर कुछ टाइम बाद इस अर्थ पर एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन आने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रीडी और बारबेरियक होगी और वो इस अर्थ पर इतनी ज्यादा तबाही मचा देगी कि वो इस अर्थ को हिला के रख देंगे। बोबाता के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम अर्थ पर मौजूद किसी सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस सिटी के आसमान पर एक स्पेसशिप आ गया था जो कि देखने में एक एलियन स्पेसशिप लग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये एलियन स्पेसशिप किसका है, कहीं ये उसी स्पीशीज का तो नहीं जिसके बारे में बोबाता बात कर रही थी।